स्टोरी सागर हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मोरन भोमरा, शरदिंदु बनर्जी द्वारा लिखित। आज की कहानी हो रही है मोरन भोमरा। बड़े दिन की छुट्टियां खत्म होने में अब ज्यादा देर नहीं है। पिछले कुछ दिनों से तेज ठंडी हवा के साथ भीषण सर्दी पड़ रही है। शाम के बाद हम सिर्फ 3 क्लब के सदस्य चारों ओर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके चिमनी के धधकते आग के सामने बैठे हुए थे। बाहर का आसमान फटे-फटे बादलों और तेज हवा के साथ एक तूफानी माहौल बना रहा था। अमूल्य ने कहा, आज और कोई नहीं आ रहा है, चलो घर चलते हैं। 3 लोग भूतों की तरह बैठे रहने से कोई फायदा नहीं। 4 लोग होते तो ब्रिज खेल लिया जाता। बरदा धीमी नजरों से आग की ओर देखे जा रहा था। कुछ अनमने भाव से उसने कहा, उस बार दिसंबर के महीने में कसौली गया था। अरे भाई, क्या सर्दी थी! ऐसा लगा जैसे दिमाग तक जम जाएगा। भाग ही आता अगर एक बड़ी अजीब घटना न होती जिसने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। अच्छा, बताओ, तुमने अब तक कितना बड़ा टिड्डा देखा है? अमूल्य ने कहा, कहानी गढ़ने की तैयारी है। ये सब चालाकी नहीं चलेगी बरदा, मैं उठ रहा हूं। मैंने पूछा, कसौली क्यों गए थे? बरदा ने कहा, कुत्ते ने काट लिया था, वही बात तो। अमूल्य ने कहा, पता है, जहर अभी भी तुम्हारे शरीर से नहीं निकला। मैं यहां और नहीं रुक रहा हूं, तुम अपने टिड्डे के साथ रहो। अमूल्य उठ खड़ा हुआ। उसने शॉल को अच्छे से अपने शरीर पर लपेटा और सिर पर घूंघट की तरह डालकर दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा बंद था। धक्का देकर खोलते ही अमूल्य चौंक कर बोल पड़ा, कौन है रे? भाई साहब, क्या अंदर आ सकता हूं? अनजान आवाज सुनकर हमने पीछे मुड़कर देखा। ओवरकोट और मंकी कैप से पूरी तरह ढका एक आदमी दरवाजे के सामने खड़ा था। चेहरा और आंखें कुछ भी साफ नहीं दिख रही थीं, बस बैलाक्लावा और ओवरकोट के कॉलर के भीतर से काले मूंछों की हल्की झलक मिल रही थी। अमूल्य ने पूछा, क्या चाहिए? आदमी ने कहा, क्या यह बंगालियों का क्लब है? बरदा ने उसे बुलाते हुए कहा, हाँ, आइए, अंदर आकर बैठिए। अमूल्य, दरवाजा बंद कर दो, ठंडी हवा आ रही है। वह आदमी अंदर आया और पहले मंकी कैप, फिर ओवरकोट उतारकर कुर्सी की पीठ पर रख दिया। तब जाकर उसके विशाल आवरण के भीतर से एक बेहद दुबला-पतला शरीर प्रकट हुआ। यह देखना मुश्किल था कि इतना दुबला-पतला आदमी जीवित कैसे हो सकता है। उम्र शायद 35-36 से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी गंभीर बीमारी या मानसिक चिंता ने उसके अत्यंत दुर्बल शरीर पर जैसे वृद्धावस्था की छाप छोड़ दी थी। उसके मांसहीन चेहरे पर घनी काली मूछें और भी शुष्क और फीका बना रही थी। उसके माथे पर गहरी काली लकीरें थीं और चेहरा पीले रंग का था। सिर के दोनों ओर बड़े-बड़े कान ऐसे लग रहे थे जैसे उड़ने की तैयारी कर रहे हों। उसके चेहरे की हर रेखा निर्जीव सी लग रही थी, बस उसकी गहरी, काली किनारी वाली बड़ी-बड़ी आंखें जैसे शरीर की आखिरी जीवन शक्ति से चमक रही थी। सर्दियों के मौसम में जो लोग अजीर्ण, मलेरिया आदि बीमारियों के कारण बंगाल की आरामदेह जलवायु छोड़कर पश्चिम की सर्द हवाओं में राहत पाने आते हैं, उनमें ऐसे चेहरे देखने को मिलते हैं। समझ में आया कि यह भी स्वास्थ्य लाभ के लिए आया हुआ कोई हवाखोर व्यक्ति है। मन ही मन सोचा, क्या मुंगेर की जलवायु इस कंकाल में जान डाल पाएगी? बहुत संदेह हुआ।
अमूल्य ने पूछा, क्या आप क्लब के किसी सदस्य को खोज रहे हैं? उस व्यक्ति ने हमारी ओर देखा और हमारी तरफ गौर से नजर डाली। उसकी मूंछें हिलीं, फिर उसने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, हो सकता है, लेकिन अभी पक्के तौर पर नहीं कह सकता। हम हैरान होकर उसे देखते रह गए। उसने फिर कहा, मैं इस शहर में नया हूं। अभी 3 दिन हुए हैं यहां आए हुए, डाक बंगले में ठहरा हूं। लेकिन इन 3 दिनों में किसी बंगाली से बात किए बिना ऊब गया हूं, भाई साहब। आज शाम को बेरे से पता चला कि यहां बंगालियों का एक क्लब है, तो खोजते खोजते यहां पहुंच गया और रहा नहीं गया। मैंने कहा, बहुत अच्छा किया। जब तक आप यहां हैं, नियमित आते रहिए, हमें बहुत खुशी होगी। वैसे स्वास्थ्य लाभ के लिए यहां आए हैं, है ना? उस आदमी ने कहा, नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने अचानक अपनी चमकदार आंखें उठाईं और कहा, उसके लिए नहीं, मच्छर, मौत मेरा पीछा कर रही है। इसलिए मैं भारत भर में दौड़ रहा हूं, लेकिन कोई बच नहीं सकता। मैं जहां भी जाता हूं, मौत मेरा पीछा करती है। मुझे लगता है मैं दोबारा किसी बंगाली से नहीं मिलूंगा, लेकिन मैं नहीं कर सकता, आत्मा हाँफती है। यह शब्द गलत था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था, कम से कम मेरे मन में, कि मौत उसका पीछा कर रही थी और जल्द ही उसे पकड़ लेगी। हालांकि मैंने उसे सांत्वना देने के इरादे से कहा, यहाँ का पानी बहुत अच्छा है, कुछ दिन रुकिए, आप अवश्य ठीक हो जाएंगे। उस आदमी ने अपनी जेब से एक चमड़े का सिगार केस निकाला और कहा, क्या आप धूम्रपान करते हैं? हम तीनों को 3 बहुत बड़े सिगार देते हुए उसने एक खुद लिया और पीना शुरू कर दिया। हम अवाक होकर उसके चेहरे की ओर देखते रहे। जहरीली सिगार पीकर आदमी इस शरीर पर कितने दिन जिंदा रहेगा? लेकिन उनकी नजर हमारे चेहरे पर थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप गलत कर रहे हैं। मैं थोड़ा पतला दिखता हूं, लेकिन मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है। मेरा पंजा ले लो। यह कहते हुए छड़ी जैसी उंगलियों वाला कंकाल हाथ मेरी ओर बढ़ा दिया गया। पागल है या नहीं? मैंने तुरंत कहा, नहीं, नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। मैं कह रहा था। पंजा ले लो। आदमी की आंखें चमक उठी। हमने अपने दिल में गिनती की, पागल कहां से आ गया? यह देखकर कि हम एक दूसरे को देख रहे हैं, उस आदमी ने स्पष्ट रूप से कहा, आप सोचते हैं कि मैं मजबूत नहीं हूं क्योंकि मैं पतला हूं। गलत, गलत। यहां तक कि पंजा गामा पलावन भी मुझे नहीं हरा सकता। पंजे पकड़ लो। मुझे क्या करना चाहिए? मैंने उसके पंजे पकड़ लिए। उसे अपनी शारीरिक शक्ति का अच्छा अंदाजा था। मुझे डर था कि अगर मैंने थोड़ा भी दबाव डाला तो उंगलियां टूट जाएंगी। लेकिन उसका हाथ झटकते ही मुझे समझ आ गया कि डर निराधार है। उसकी उंगलियां स्टील के तार की तरह मेरी उंगलियों में फंस गईं। मैंने जितना अधिक बल लगाया, उसकी कलाइयां उतनी ही सख्त हो गईं। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। मैंने देखा कि मेरे प्रतिद्वंद्वी का चेहरा शांत था। एक सिगार उसके दांतों से दबा हुआ था और धुआं स्वतंत्र रूप से निकल रहा था। धीरे धीरे मेरे हाथ सुन्न होने लगे। फिर मैंने आश्चर्य से देखा, हाथ अनजाने में इधर उधर घूम रहा था। मेरी कलाई पर एक आवाज थी, व्यास, काबर, आदमी ने कहा और अपना पंजा छोड़ दिया। मैं स्तब्ध होकर हाथ ऊपर करके बैठ गया। थोड़ी देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा,
वह आदमी आधे अधूरे मन से अपना सिगार पीने लगा। अंत में अमूल्य ने पूछा, गुरु का नाम क्या है? उन्होंने कहा, भूतनाथ शिकदार। क्या तुमने देखा कि मैंने जो कहा वह सच है? बीमारी मेरे शरीर में नहीं है, बीमारी यहाँ है। पर्दा ने अपनी कुर्सी भूतनाथ शिकदार के पास से जरा सी सरकाकर कहा, आपने जो विचित्र शक्ति दिखाई है उस पर विश्वास नहीं कर सकते, एक दावत की तरह लग रहा है। लेकिन अगर शरीर ही आपकी बीमारी है तो आप इतने पतले क्यों हैं? क्या तुम्हें सिर दर्द है? भूतनाथ शिकदार ने कहा, सिर में कोई बीमारी नहीं है, बीमारी मेरे माथे में है, भाग्य में है, मेरा मतलब है मौत मेरा पीछा कर रही है। बरदा ने कहा, अगर आप इसे थोड़ा और स्पष्ट नहीं करेंगे तो मुझे समझ नहीं आएगा। शिकदार ने अपने सिगार पर 3-4 कश खींचे और इसके बारे में सोचा और अंत में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, लेकिन यह सुनने के बाद तुम फिर से मेरा चेहरा नहीं देखना चाहोगे। इसी डर से मैं देश देश भाग रहा हूं, बंगाली की छाया को रौंदना नहीं चाहता, लेकिन अंत में मुझे सफलता नहीं मिली। तुम मुझे माफ कर दोगे? मैं बड़ी निशानी हूं, जिनके साथ घुलती मिलती हूं उनकी किस्मत खराब होती है। उनके शब्दों में इतना करुण और दुख भरा स्वर था कि कुछ भी समझ न आने पर भी मेरा हृदय करुणा से भर गया। हो सकता है कि उस व्यक्ति ने जीवन में बहुत कष्ट झेले हों, इसलिए दिमाग थोड़ा खराब हो गया हो, यह सोचकर कि जो भी उससे बात करेगा उसकी किस्मत खराब होगी। यह मेरे एक दूर के दोस्त के साथ हुआ। 1 वर्ष के भीतर अपने पति, 3 बेटों और 7 पोते पोतियों को खोने के बाद वह लगभग पागल हो गई थी। हमेशा आंखों पर कपड़ा बांधकर बैठी रहती थी और कहती थी, मैं किसी का मुंह नहीं देखती, मेरी नजर जिस पर भी पड़ जाएगी वह जीवित नहीं रहेगा। ऐसा ही कुछ भूतनाथ शिकदार के साथ भी हुआ होगा। मैंने कहा, ऐसा ही होगा, आप कहते हैं। हम उन सभी संकेतों और लक्षणों को स्वीकार नहीं करते हैं। शिकदार ने कहा, आप युवा हैं और सभी असहमतियां सामान्य हैं। मैं आपसे भूत प्रेत, परलोक, सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्या आप यह स्वीकार नहीं करते कि आने वाली दुर्घटना लोगों के जीवन पर पहले से ही छाया डालती है? हम चुप रहे। शिकदार कहने लगा, लेकिन बात शुरू से बताता हूं, आप शायद मुझे यह सुनकर पागल समझे कि मेरा जीवन मानव समाज से पलायन की सांस क्यों है, लेकिन असल में मैं पागल नहीं हूं, आप जैसा सीधा साधा इंसान हूं। मैं एक सामान्य इंसान की तरह 5 लोगों के साथ हंसते रोते रहना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। आप क्यों नहीं जान सकते? डर। मैं बड़े भय के कारण किसी से मिलजुल नहीं पाता। एक बड़ा डर मुझे हमेशा घेरे रहता था। जब मैं अकेला होता हूं तो ठीक रहता हूं, लेकिन आप ही बताइए, बिना साथी के लोग कितने दिन अकेले रह सकते हैं? इसलिए कभी कभी आपको बाहर भागना पड़ता है। मैंने शादी नहीं की। आप आसानी से समझ सकते हैं कि मैंने क्यों नहीं की। मेरे माता पिता लंबे समय से चले गए हैं। मेरे रिश्तेदार अब नहीं रहे। मैंने चितपुर रोड पर अपना पैतृक घर अभी तक नहीं बेचा है। मेरे पास पर्याप्त पैसा है, लेकिन फिर भी मैं सृजन के बिना एक अंधेरे धूमकेतु की तरह कहीं न कहीं इधर उधर भाग रहा हूं। क्यों? जब मैं 16 साल का था, गर्मियों की एक दोपहर मैं अपने घर की तीसरी मंजिल पर एक कमरे में एक ही उम्र के 3 दोस्तों के साथ ताश खेल रहा था। वह दिन मेरे जीवन का अभिशाप है। स्कूल में गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। हम हर दिन इस तरह का खेल खेलते हैं। तेतला का यह घर बेहद शांत है। चितपुर रोड की चीखें वहां तक नहीं पहुंचती, बस कभी कभार ट्राम की गड़गड़ाहट ही सुनाई देती है।
उस दिन हम चारों बैठे खेल रहे थे, तभी खुली खिड़की से एक काला भृंग घर में घुस आया और हमारे चारों ओर चक्कर लगाने लगा। मैं खेल में इतना तल्लीन था कि मुझे पहले वाले का ध्यान ही नहीं रहा, लेकिन जब वह मेरे सिर के चारों ओर घूमने लगा तो हम चारों उठे और उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह भी नहीं जाएगा। जितना अधिक हम उसे पंखे बैडमिंटन के बल्ले से मारने की कोशिश करते हैं, उतना ही वह हमारे लक्ष्य से बचता है, कभी नीचे तो कभी लगभग दीवार तक। जैसे ही हम दोबारा खेलने बैठते हैं तो वह हमारे कानों के पास आकर उड़ने लगता है। लगभग आधे घंटे तक उसका पीछा करने के बाद जब हमें परेशान किया जा रहा था, भौंगरा अपने आप खिड़की से बाहर आ गया और हमारे सिर के चारों ओर एक बार चक्कर लगाने लगा। बाहर की गर्म हवा में उसकी गुस्से भरी भनभनाहट धीरे धीरे कम हो गई। गोपाल ने कहा, देखो भाई, अद्भुत भौंगरा। एक बार जब मैंने इसे बैडमिंटन के बल्ले से मारा तो ऐसा लगा जैसे करघे से पतंगा पिघल गया हो। बीरेन ने कहा, दूर, क्या इतना बड़ा भौंगरा इतने अंतराल से कभी पिघल सकता है? हरिपद ने कहा, लेकिन भौंगरा इस कलकत्ता शहर में कहां से आया भाई? आसपास कोई बगीचा नहीं है। सचमुच भौंगरा कहां से आया? हमने कई अनुमान लगाए, लेकिन उनमें से कोई भी बिल्कुल सही नहीं लगा। जब हम छोटे थे तो हमें इस बात की ज्यादा चिंता नहीं होती थी कि भौंगरा कहां से आया, लेकिन मैं भौंगरता को अपने मन से पूरी तरह नहीं हटा सका। अगले दिन दोपहर को गोपाल ताश खेलने नहीं आया। हम तीनों ने अच्छा नहीं खेला। मैंने पूरी दोपहर गोपाल से बातें करते और गालियां देते हुए बिताई। गोपाल ग्रे स्ट्रीट में रहता था। मैं दोपहर को उसके घर गया और देखा कि वह बिस्तर पर लेटा है और सिर पर बर्फ लगा रहा है। तुमने मुझे पहचाना या नहीं, मैं समझ नहीं पाया। आंखें लाल हैं। बस एक बार उसने कुछ कहा, ऐसा लगा जैसे उसने कहा, भौंगरा। डॉक्टर और घरवाले उसके चारों ओर भीड़ लगा रहे थे, लेकिन मैं किसी से नहीं पूछ सका कि गोपाल को क्या हुआ। मैंने बाद में सुना, सर्दी, धूप का प्रकोप। मैं चोर की तरह चुपचाप घर वापस आया। उसका वह अस्पष्ट शब्द मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहा था, भौंगरा, भौंगरा। अगले दिन गोपाल की मृत्यु हो गई। तब से न जाने कैसे मेरे मन में यह बात घर कर गई कि वह भौंगरा मौत का दूत था। वह हमें यह समाचार देने आया था कि गोपाल के दिन अब लद गए हैं। क्या आप जानते हैं कि तब से 20 वर्षों में मैंने भौंगरा को कितनी बार देखा है? 321 बार। और मेरी भौंगरा यात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं गई। बुझी हुई सिगार को आग में फेंककर शिकदार ने दूसरी सिगार उठा ली। हम चुपचाप बैठे रहे। शिकदार ने कहा, पहले तो मुझे लगा कि मैं गलत हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। भौंगरता सभी को दिखाई देता है और देखने के 3 दिनों के भीतर इसे देखने वालों में से एक की मृत्यु निश्चित है। मैंने अपने पिता के निधन से पहले भौंगरा को देखा था। मैंने अपनी मां को भी देखा था। धीरे धीरे पुरुषों की संगति मेरे लिए एक आतंक बन गई, एक निरंतर भय। न जाने कब मुझे कोई भूत दिख जाए। शायद 5 दोस्त मिलकर बातें कर रहे थे। अचानक भौंगरा आ गया। हथौड़े का एक वार सीने में लगा। मेरे इन स्वस्थ मित्रों में से एक की मृत्यु हो रही है, उसे 3 दिनों में जाना होगा। एक गहरी जिज्ञासा थी, जानना चाहा कि भौंगरा ने इनमें से किसे नोटिस दिया। मैंने मन में अनुमान लगाने की कोशिश की, अब किसकी बारी है, लेकिन अनुमान सही नहीं था। भौंगरा के डेथ वारंट में एक मजाक था। आखिर समन किस पर जारी हुआ, समझ नहीं आया। एक बार की घटना मान लीजिए। मैं बर्दवान में अपने चाचा के घर गया।
चाचा के कई बेटे बेटियां हैं। हमारे आगमन के बाद सुबह हम सभी बालकनी पर बैठे चाय पी रहे थे, तभी भोमरा प्रकट हुआ। मेरी छाती तेज हो गई। सुबी ने बताया कि उसके चाचा की 1 साल की बेटी दीवार के किनारे बैठकर चाय बना रही थी। तभी भोमरा उड़कर दीवार से टकराया और सुबी के सिर पर जा गिरा। जैसे ही सुबी कराहते हुए खड़ी हुई, गर्म स्टोव पलट गया और उसके कपड़ों में आग लग गई। भोमरा उड़ गया। हम पांचों ने सुबीर के कपड़ों की आग तो बुझा दी, लेकिन उसके पैर जलकर सफेद हो गए। डॉक्टर ने आकर दवा का प्रबंध किया और कहा कोई गंभीर बात नहीं, बहुत ठीक है। मैंने अपने आप से कहा मैं बिल्कुल भी जीवित नहीं बच पाया, यह भोमरा का नोटिस है, असफल न होना। घाव सेप्टिक हैं, फिर साफ हैं। दोपहर में सुबीर को बुखार आ गया। शाम को मैं आह भरते हुए बर्दवान से भाग गया। सुबीता एक अच्छी लड़की थी। मैं अपने चचेरे भाइयों में उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। जब मैं घर लौटा तो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। ठीक समय पर तार आया, सुबीर ठीक है। चाचा अचानक हृदय गति रुकने से मर गए। भोमरा के इरादों को समझने की कोशिश में वह मुझसे थोड़ी उलझ गई। मेरे मन की स्थिति पर विचार करें, मैं हमेशा मृत्यु के दूत को अपने साथ रखता हूं। बहुत सोचने के बाद मैंने एक योजना तय की। मैं दिन में जितना हो सके अकेला रहूंगा और रात को घर छोड़ दूंगा। लग रहा है कि भोमरा रात को नहीं आ पाएगा, लेकिन मेरी योजना काम नहीं आई। भोमरा दिन रात अंधाधुंध आने लगे। रात को वे मक्खियों की तरह तौरी खाने आते और फिर तौरी खाने चले जाते। मेरी मानसिक स्थिति ने धीरे धीरे लोगों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। रिश्तेदार, दोस्त सभी पूछ रहे थे, तुम इतने बूढ़े क्यों हो रहे हो? रूप भी दिन ब दिन भूतिया समूह बनता जा रहा है। क्या हुआ? मैं चुप रहता हूं, क्या कहूं? मैं सच नहीं बता सकता। फिर माता पिता की मृत्यु के बाद यह लक्ष्यहीन यात्रा शुरू हुई। इंसानों से भाग रहा हूं, लेकिन मौत का फरिश्ता मेरा साथ नहीं छोड़ता। मैंने एक एक करके हाथ जोड़कर पुकारा, मौत भोमरा, अब मुझे ले चलो, मुझे इस दर्दनाक सजा से बचा लो। लेकिन मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई। मैं इस दुनिया में एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जो अमर है और हर किसी के लिए मौत का वारंट लेकर चलता हूं। शिकदार की आवाज गहरी निराशा में बदल गई। उसके शब्दों ने कमरे में अवास्तविक दुःस्वप्नों का जाल बुन दिया था। हम मंत्रमुग्ध होकर बैठे आग को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद अमूल्य ने पूछा, आखिरी बार आपने मारन भोमरा को कब देखा था? शिकदार ने अपना दाहिना हाथ अपनी आंखों पर रखकर कहा, 7 दिन पहले आगरा में। ताज देखने गए तो वहां एक बंगाली जोड़े से मुलाकात हुई। पति पत्नी एक साथ ताज देखने आए हैं, लड़के नवविवाहित। वे प्रेम के महान तीर्थ में अपना सामूहिक प्रेम अर्पित करने आए थे। उसके बाद भोमरा। मैंने उसी रात आगरा छोड़ दिया। चारों के सिगार खत्म हो चुके थे। मैंने उन्हें फिर से पकड़ लिया और चुपचाप पीने लगा। 15 मिनट तक सभी लोग मौन रहे। सहसा शिकदार ने कहा, कुछ गर्मी नहीं लगती? क्या मैं खिड़की खोल सकता हूं? बंद कमरे में सिगार का तीखा धुआं और आग की गर्मी सचमुच दम घोंटने वाली थी। जैसे ही हमने सहमति व्यक्त की, शिकदार उठे और पश्चिमी खिड़की खोली। बरदा ने मेरे कान में फुसफुसाया, बिल्कुल पागल एकोन मादी। क्या तुम्हें उसकी आंखों में चमक दिखती है? जैसे ही शिकदा ने खिड़की खोली, हवा का एक बेतरतीब झोंका घर में आया और हमारे गर्म चेहरे पर ठंडा हाथ धो गया। मेज पर रोशनी बार बार टिमटिमा रही थी।
शिकदार वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। जब अंश, क्या शब्द है? हम चारों कुर्सी पर सीधे बैठ गए। कुछ ही देर बाद खुली खिड़की से एक छोटा काला भौंगरा कमरे में दाखिल हुआ और पंखे की आवाज से हमारा दिमाग भर गया। हमने मंत्रमुग्ध होकर उसकी ओर देखा। भोमरा ने एक बार मेज पर रखे दीपक की परिक्रमा की, तभी वह ऊपर चढ़ गया और छत से टकराकर फर्श पर गिर गया। थोड़ी देर के लिए उसकी गुनगुनाहट शांत हो गई। फिर जोर का शोर हुआ। भोमरा फर्श से उठा और बिजली की चमक में घर के चारों ओर उड़ गया। फिर वह हमारे कानों के पास से होते हुए खिड़की से बाहर उड़ गया। उसका बड़बड़ाना धीरे धीरे धीमा होता गया और अंततः शामिल हो गया। शिकदार उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें दो पागलों की तरह थीं। लगभग चिल्लाते हुए कहा, माफ करें, मैं एक अभिशाप हूं। तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगे। कहा और अपना ओवरकोट और टोपी उतार फेंकी और कमरे से बाहर निकल गया। हम तीन दोस्त उत्सुकता से एक दूसरे की ओर देखने लगे। छाती गड़गड़ाने लगी। 3 दिन में किसे जाना होगा?